हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में इन्फ्लेशन पर बात करी थी और एक नया टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं। इन्फ्लेशन पर हमने कई सारी बातें ख़त्म कर चुके हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन के मेजर्स, WPI, CPI, बेस ईयर का कंसेप्ट, क्या बास्केट है इन इंडाइसिस का, इन सब पर हम काफ़ी तसल्ली से बात कर चुके हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. From this lecture onwards, we would be dwelling into the nitty-gritties of fiscal policy. It is specifically mentioned in your main syllabus, though they have not mentioned this in your prelim syllabus, but still things are so obvious that the question on it might be asked, because the core of fiscal policy lies in the government budgeting, and there is always a probability of question on government budgeting because it is heavily loaded with the aspect of current affairs. Without wasting any further time, we are directly moving to fiscal policy. What do we mean by fiscal policy? Just listen to me first, then read your notes. It is a policy regarding government's income and expenditure. जो भी नीति सरकार बनाती है अपने खर्चे करने की और आमदनी कमाने की, उसी नीति को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. अब आप बोलोगे ऐसा तो हम भी करते हैं सर. बिल्कुल सही बात है, आप लोग भी ऐसा करते हैं. कहाँ करते हैं? आप नहीं, या आपके फैमिलीज में आपके माता पिता करते हैं. उसको हम कहते हैं बजट. भारत सरकार भी जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसके कोर में, मूल में है बजट. इसलिए मैंने फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर बजट के डिस्कशन से शुरू करी है. फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं और उसका जो कोर है दैट इज द गवर्नमेंट बजट. जैसे घर का बजट होता है, क्या चीजें होती है घर के बजट में, कि आने वाले साल में हम कितनी अनुमानित आमदनी कमाने का सोच रहे हैं और कितना एस्टिमेटेड हमारा एक्सपेंडिचर होगा. सिमिलर थिंग इज डन बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसी और बजटिंग. मैं बार बार फिस्कल पॉलिसी और बजट को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा क्योंकि बजट ही आत्मा है फिस्कल पॉलिसी की. तो सरकार भी ऐसा ही करती है कि आने वाले साल में क्या अनुमानित आमदनी है और क्या अनुमानित खर्चे हैं, इसका लेखा जोखा पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है. आपने पढ़ा होगा, अखबार में देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को भारत के आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट प्रेजेंट करती है. मतलब कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च को, या के दौरान, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान, व्हाट इज द एस्टिमेटेड इनकम गवर्नमेंट इज एस्टिमेटिंग, कि कितना कमा लेंगे, एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि खर्चा कर करके कितना खर्चा कर देंगे. ये पार्लियामेंट को सरकार बताती है. कब? 1 फरवरी को. भारत में प्रथा थी फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट प्रेजेंट करने की. उस प्रथा को बदल दिया गया है 2017 से. क्यों बदला गया है? आई एम नॉट करंटली गोइंग इनटू दैट, नॉट मच नीडेड फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव. इस प्रथा को बदल दिया गया है और अब 1 फरवरी को भारत में बजट प्रेजेंट होता है 2017 से. कौन प्रेजेंट करता है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर करती है. लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, लेकिन मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट? तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर. इसका जवाब बहुत कम स्टूडेंट्स दे पाते हैं. तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस बिट ऑफ फैक्ट्स. फाइनेंस मिनिस्ट्री में असल में 5 डिपार्टमेंट्स हैं. एक बार पांचों डिपार्टमेंट्स का एक एक लाइन में काम देख लेते हैं और फिर समझेंगे कौन सा डिपार्टमेंट बजट प्रेजेंटेशन का काम पूर्ण करता है. एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है. तो फिनमिन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है. उसको नोडल एजेंसी का काम करता है रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST, ये सब किसके अंदर आएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर. दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. ये खर्चे करता है? नहीं, ये खर्चों के अकाउंट्स बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. ये क्या काम करता है? जो भी सरकारी बैंक्स हैं और
सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है, SBI, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इन सब के लिए नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुछ योजनाएं चलती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जहां पर आपको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। आपको तो क्या मिलेगा, मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके नॉमिनी को, जिसकी मृत्यु हो गई उसे नहीं मिल सकता ना, उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। तो ये सरकारी योजना है। कौन रन कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन नोडल एजेंसी है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, ऐसे एक चौथा डिपार्टमेंट है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दीपम ये क्या करता है? जब भी सरकारी कंपनी इसको बेचने संबंधित कुछ काम करना होता है कि LIC के कुछ शेयर्स बेचने हैं, IRCTC के कुछ शेयर्स बेचने हैं, भारत पेट्रोलियम के कुछ शेयर्स बेचने हैं, कौन नोडल एजेंसी होगा? दीपम। ये डिसइन्वेस्टमेंट का काम देखता है, इसलिए ऐसा नाम है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और लास्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भारत में बजट बनाने और इकोनॉमिक सर्वे बनाने का काम देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो वही हमने पहली स्लाइड में लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी। ये प्रीलिम्स में सवाल हो सकता है। इन 5 डिपार्टमेंट्स का कोई एक डिपार्टमेंट उठा सकते हैं और प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि भारत में कौन सा डिपार्टमेंट सरकारी बैंक्स को मैनेज करने के लिए नोडल एजेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसा लगेगा डिपार्टमेंट ऑफ बैंक्स आंसर है, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसका आंसर है। आगे आते हैं और बजट को अब थोड़ा समझते हैं। बजट में क्या होता है? घर के बजट में आमदनी होती है और खर्चे होते हैं। सरकारी बजट, सरकारी फिस्कल पॉलिसी में भी यही होता है। क्या होता है? आमदनी को मैं रिसीट लिखूंगा और खर्चों को मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा। ठीक, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं ताकि दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। रिसीट क्योंकि इतना जल्दी इम्प्रिंट नहीं होता, एक्सपेंडिचर तो इम्प्रिंट होता है, इतना तो आप समझते हैं। ठीक, अब एक एक करके ना हम एक एक पुर्जा खोलेंगे बजट का बहुत तसल्ली से। पहले हम बात करने जा रहे हैं इस चीज की। तो फर्स्ट आई वुड बी एक्सपेंडिंग दिस रिसीट पार्ट की आमदनी के क्या जरिए हैं। तो आमदनी के जरियों को 2 भागों में बांटा गया है। अभी इसको थोड़े वक्त के लिए बिल्कुल भूल जाएंगे, इसे बाद में उठाऊंगा मैं, भूल जाइए इसे। अब हम किसे एक्सपैंड कर रहे हैं? आमदनी को। तो फिर नई स्लाइड में मैं इस चीज को लिख रहा हूं, रिसीट्स। ठीक, रिसीट्स के 2 हिस्से होंगे। आमदनी को फिर 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। रेसीट मतलब आमदनी, और फिर मैंने 2 कैटेगराइजेशन कर दिए, रेवेन्यू रेसीट और कैपिटल रेसीट। रेवेन्यू रेसीट ऐसी आमदनी होती है जो कि जब कमा ली जाए तो किसी को वापस नहीं चुकाना है, और ये ऐसी आमदनी होती है जो कि बिना कुछ बेचे कमाई जाती है। तो आप बोलेंगे अरे ऐसी कोई आमदनी होती है क्या कि जो कमा ली जाए तो वापस चुकानी पड़ती है, या कोई कुछ बेच के कमाई जाती है? बिल्कुल होती है। ऐसी आमदनी को बोलते हैं कैपिटल रसीट। रेवेन्यू रसीट हम समझ पाए उसके लिए लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कैपिटल रसीट। कैपिटल रसीट क्या होता है? आमदनी, क्योंकि रसीट नाम है, लेकिन एक ऐसी आमदनी होती है, इसका ऐसा फीचर है कि ये जेब में तो आएगी लेकिन एक लायबिलिटी की तरह आएगी कि इस साल के लिए तो आमदनी है लेकिन भविष्य में तुम्हें इसे वापस चुकाना पड़ेगा। तो कैपिटल रसीट का फीचर होता है कि इट ब्रिंग्स इन लायबिलिटी अलोंग विद इट। इट इज एन अर्निंग विच हैज टू बी रीपेड बैक। आप बोल के ऐसी कैसी कमाई? उधारी, बैंक से लोन। तो जब बैंक से लोन लिया तो उस साल के लिए तो आमदनी हो गई ना, जेब में आया, तो इसलिए वो रेसीट का हिस्सा होगी। लेकिन चूंकि वापस चुकाने की भी बाध्यता है तो फिर वो रेवेन्यू का हिस्सा होगी क्या? नहीं, वापस चुकाने की लायबिलिटी जब भी होगी तो ऐसी आमदनी को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल रसीट में। तो कैपिटल रसीट का एक हिस्सा होता है वापस चुकाने वाली लायबिलिटी से कमाई गई आमदनी,
वापस चुकाने की जब लायबिलिटी क्रिएट हो, ऐसी आमदनी जो बने उसको हम कहते हैं डेट नेचर की आमदनी है, कैपिटल रसीट का हिस्सा होगी। और एक और परिभाषा क्या बताई कैपिटल रसीट में होने वाली आमदनी की, कि ऐसी आमदनी जो कुछ बेचकर कमाई जाए, जो अपने एसेट्स बेचकर कमाई जाए। जैसे एक व्यक्ति के पास एक घर है, घर के आगे प्लॉट भी है उसका एक, और उस पर वो सुबह गार्डन में कुर्सी लगाकर चाय पीते हैं। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि बहुत हो गया चाय पीना गार्डन में, अब मैं मेरे घर का एक और माला ऊपर उठवाना चाहता हूँ, एक और फ्लोर बनवाना चाहता हूँ। तो वो क्या करें, उन्हें आमदनी नहीं हो रही, सैलरी नहीं आ रही, तो पता है वो क्या कर सकते हैं, अपना एक एसेट बेच सकते हैं। तो जब अपना प्लॉट बेचेंगे तो उन्हें आमदनी हो जाएगी। ये आमदनी कहाँ आएगी, कैपिटल रसीट में। क्यों, क्योंकि कैपिटल रसीट की डेफिनेशन है क्या, ऐसी आमदनी जो या तो लायबिलिटी क्रिएट करके हो या एसेट बेच कर हो। तो एसेट बेच रहे हैं ना ये, और फिर कमाई कर रहे हैं। लेकिन जब एक प्लॉट बेचकर कमाया पैसा, तो क्या किसी को वापस चुकाना है? नहीं, ये तो इनकी खुद की संपत्ति थी। तो मैं बोल सकता हूं कैपिटल रसीट के दो भाग हैं, एक डेट पार्ट जब उधारी लेकर कमाया जाता है, एक नॉन डेट पार्ट कि कुछ बेचकर कमाया जाता है। चूंकि कुछ बेचा है तो वापस चुकाना ही नहीं है वो किसी को, ये खुद की जेब में हमेशा रहेगा। लेकिन एसेट बेच दिया है, तो कैपिटल रसीट के दो, या तो लायबिलिटी क्रिएट करो या एसेट बेचो, जो भी आमदनी होगी वो कैपिटल रसीट में। रेवेन्यू रसीट क्या होगा, ऐसी आमदनी जो ना ही लायबिलिटी क्रिएट करे, कि ऐसी आमदनी जेब में आएगी किसी को चुकाना भी नहीं है, और ना ही एसेट बेचकर कमाई जाए, कुछ बेच नहीं रहे फिर भी कमाई हो रही है, और किसी से उधार नहीं ले रहे फिर भी कमाई हो रही है। कैसे, दो प्रकार हैं सरकार के पास, टैक्स लगा दो जनता पर। जब भी आपने और मैंने जीएसटी दिया या इनकम टैक्स दिया तो सरकार को पैसे दिए, सरकार के पास जेब में पैसा आ गया। क्या सरकार की लायबिलिटी है इसे वापस चुकाने की, कि भाई इनकम टैक्स तुम्हें वापस चुका दूंगा मैं, जीएसटी ब्याज समेत लौटा दूंगा? नहीं। तो ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही टैक्स की कमाई से सरकार के लिए, और ना ही एसेट कम हो रहे। कुछ बेच रही है क्या सरकार? कुछ नहीं बेच रही, तो टैक्स से कमाई। और एक दूसरा तरीका है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स मतलब क्या, जैसे फीस लगा दी सरकार ने, फाइन लगा दी, या किसी को उधारी में पैसे दिए थे और उससे ब्याज रिसीव कर रही है, सब कमाई है। तो ब्याज रिसीव कर रहे हैं तो क्या किसी को चुकाना है वापस, कोई लायबिलिटी बन रही? नहीं। क्या कोई एसेट बेचा? नहीं, ये तो ब्याज आ गया जेब में। क्या ये टैक्स के माध्यम से आया? नहीं, ये नॉन टैक्स। तो फीस, फाइन, जो ब्याज मिलता है वो सब किसका हिस्सा है, रेवेन्यू रिसीट में, नॉन टैक्स का। और फिर एक हिस्सा क्या है, टैक्स। ये दोनों ही कमाई कैसी है, जो ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी बना रही है और ना ही सरकार के एसेट्स कम कर रही हैं। ऐसी आमदनी जो सरकार की लायबिलिटी बढ़ाए और एसेट भी कम करे, या एसेट कम करे, और नहीं, या एसेट कम करे, तो ऐसी आमदनी को मैं क्या कहता हूं, कैपिटल रसीट। डिस्टिंक्शन समझ आया? अब मैंने बोला था कि मैं एक के नीचे एक चीजें बनाता जाऊंगा और एक एक पुर्जे को खोलते चले जाएंगे। तो अभी कौन से पुर्जे को खोलते हैं, इस पुर्जे को। अब हम टैक्स पे बात कर रहे हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट वापस से, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाता चला जाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम भारत का बजट पढ़ रहे हैं या फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी के दो हिस्से हैं, बजट के जैसे दो हिस्से हैं, रेसीट्स, आमदनी, और खर्चे। अभी हमने खर्चों को साइड में बैठा दिया है कि तुम चुपचाप बैठो। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, रेसीट पर। फिर रेसीट के दो हिस्से, क्या, रेवेन्यू रेसीट और कैपिटल रेसीट। इनकी डेफिनेशन हमने देख ली। रेवेन्यू रेसीट, ना ही सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है, बढ़िया कमाई कर रहे हैं। कैपिटल रेसीट, हाँ, या तो कोई एसेट बेचकर कमा रहे हैं या फिर उधारी लेकर लायबिलिटी बनाकर कमा रहे हैं। अभी कैपिटल रेसीट को भी साइड में बिठा देते हैं। रेवेन्यू रेसीट के दो भाग, क्या, टैक्स और नॉन टैक्स से कमाई। ठीक, अभी हम किस पे बात करना शुरू कर रहे हैं, टैक्स पर। आई होप डायग्राम समझ में आया। टैक्स पे बात करते हैं। टैक्स के फिर दो प्रकार हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या है,
मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स समझा पाऊं उससे पहले अच्छा होगा कि मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझाऊं। समझते हैं उसे भी। आपने पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे। अब पेट्रोल पंप पर आप जब गए तो आपने बोला कि भैया 1 लीटर पेट्रोल कितने का दिया। भैया ने बोला कि 60 रुपए का ले लो। 60 रुपए। आपने बोला जल्दी भर दो। तो उन्होंने भर दिया 1 लीटर पेट्रोल और आप उन्हें 60 रुपए दिए और आपने सेल्फ स्टार्ट एक्टिवा का लगाया और आप बाहर निकलने लगे। उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। कह रहे भैया 60 रुपए का पेट्रोल है, इस पर 48 रुपीज टैक्सेस है, टैक्सेस भी दो। ओ, तो आपको समझ आया कि ठीक है। तो आपने 40 रुपया टैक्स का भी दिया। अब इसमें हुआ क्या कि आपने 60 रुपए का पेट्रोल खरीदा था और उस पर 40 रुपीज टैक्सेस के दिए। ठीक, ये किसकी जेब से गया 40 रुपया? आप ही की जेब से। तब तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो गई। ठीक है, आपकी जेब से आपने किसे दे दिया? इंडियन ऑयल को दे दिया कि भैया ये 40 रुपए का टैक्स लो। अब साल के आखिरी में फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी और आंकड़े मिलाने लगी कि इंडियन ऑयल ने कितना पेट्रोल बेचा और कितना टैक्स आना चाहिए। तो उन्होंने पाया कि 40 रुपए कम आया है इंडियन ऑयल से टैक्स, और उन्होंने नोटिस भेजने का सोचा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसे नोटिस भेजे? ये एक्टिवा वाले भैया को या इंडियन ऑयल को? नोटिस इंडियन ऑयल को जाएगा, क्योंकि इंडियन ऑयल की जिम्मेदारी है क्या, इस प्रकार से वस्तु की बिक्री पर टैक्स कलेक्ट करना। इंडियन ऑयल करे या ना करे, सरकार इंडियन ऑयल से हर पेट्रोल की बिक्री पर 40 रुपए का टैक्स मांगेगी। अब इंडियन ऑयल को ध्यान रखना चाहिए कि वो 60 में पेट्रोल ना बेचकर 100 में बेचे और जनता से टैक्स कलेक्ट करता जाए। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा टैक्स है जो पेट्रोल पर लग रहा है, जहां पर जनता की जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन इसे जमा, सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन ऑयल की। कुछ भी गड़बड़ हुई तो किसे पकड़ेंगे? इंडियन ऑयल को। राइट, मतलब जेब से मेरी जा रहा है और जमा कराने की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल की। ऐसा टैक्स को हम, ऐसे ही टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है, वो एक्टिवा सवार की जेब से टैक्स जा रहा है, इसको हम इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं कि इस पर टैक्स का इंपैक्ट है, इस पर भार है, दर्द है। राइट, इंपैक्ट हो रहा है। इसे चांटे का इंपैक्ट होता है ना, तो इसे इंपैक्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है कि हाय रे 40 रुपया गया टैक्स का। राइट, तो टैक्स इंपैक्ट आप ऐसे याद रखिएगा। और जिसकी जमा कराने की जिम्मेदारी होती है सरकार के पास, किसकी है? इंडियन ऑयल की। उस पर क्या कहलाता है? टैक्स का इंसिडेंस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का फीचर होता है, जैसे जीएसटी, जैसे पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाला सेल्स टैक्स। इन सभी टैक्स का फीचर होता है कि ये जाते किसी की जेब से हैं, किसी और की जेब से, उस पर टैक्स का इंपैक्ट होता है, लेकिन इसे जमा कोई और कराएगा, उस पर टैक्स का इंसिडेंस कहलाता है। ऐसे टैक्सेस जहां इंपैक्ट किसी दूसरी एंटिटी पर हो और इंसिडेंस किसी अलग एंटिटी पर हो, ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, मान लीजिए खाया, और 100 रुपए का बिल आया, उस पर 18 रुपए जीएसटी लगाया उन्होंने, तो आप 118 रुपया देंगे, मतलब वो 18 रुपए भी आपकी ही जेब से जाएगा। किसे देंगे आप बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट को देंगे। राइट, ये रेस्टोरेंट ओनर की जिम्मेदारी है कि 18 रुपया जीएसटी ऑफिस में जमा कराएं। मतलब क्या कि जिसने खाना खाया, वो ग्रिल खाया, उसकी जेब से जीएसटी का पैसा जा रहा है। तो जिसकी जेब से जीएसटी का पैसा जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है, उस पर क्या है? टैक्स का इंपैक्ट। क्या इसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सुबह उठकर जीएसटी ऑफिस में 18 रुपए जमा कराए? नहीं, इसने तो किसे दे दिया? बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट को दे दिया। अब ये रेस्टोरेंट ओनर की जिम्मेदारी है, तो रेस्टोरेंट पर क्या है? टैक्स का इंसिडेंस है। तो इंपैक्ट खाने वाले पर था, इंसिडेंस किसी और पर है। मतलब ये जीएसटी कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर होता है? इंपैक्ट किसी और पर और इंसिडेंस किसी और पर। Such taxes are indirect taxes. We have quite a few examples of indirect taxes like, आपके आसपास अब आप ध्यान रखिएगा, जीएसटी जब आप भरें, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेती है। ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि आपको नहीं पकड़ेंगे कि भैया वो
1 लीटर पेट्रोल भरा के गए थे भैया एक्टिवा पे, उनके घर नोटिस भिजवाओ, इंडियन ऑयल को नोटिस जाएगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है जमा कराने की। या फिर पहले लगता था, अब नहीं लगता है, सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स किसके अंदर मिल गया है? जीएसटी के अंदर। ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर मैं छोड़ दूं, अल्कोहल को मैं छोड़ दूं, तो बाकी सभी वस्तुओं पर भी अब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स ना लगकर जीएसटी लगता है। लेकिन पेट्रोल और अल्कोहल पर आज भी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगता है। इस पर हम आगे बात करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होते। अभी बस इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक लिस्ट देख लीजिए। ऐसे ही एक और इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी। ये क्या होता है? जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में जो टैक्स लगता है, आपने बाहर से कोई वस्तु, आईफोन बुलवाया यूएस से इंपोर्टेड, राइट, तो जब वो बॉर्डर पर आएगा भारत की, भारत सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। इसको हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। इसको इन जनरल हम कस्टम ड्यूटी के अंदर डालेंगे। कस्टम ड्यूटी के 2 प्रकार, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। और जब हम भारत से बाहर कुछ सामान बेचें तो आम तौर पर सरकार बाहर बेचने पर टैक्स नहीं लगाती है, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब भारत से बाहर कोई कंपनी सामान बेचे तो सरकार उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दे। जैसे कुछ दिनों पहले, 6-7 महीने पहले, भारत में स्टील के रेट बहुत बढ़ गए। तो हम दुनिया के एक बड़े स्टील एक्सपोर्टर हैं, दुनिया को हम बहुत स्टील बेचते हैं। भारत सरकार इससे बहुत खुश है और भारत सरकार बोलती है ठीक है तुम स्टील बेचो, हम तुम पर कोई स्टील बाहर बेचने पर टैक्स नहीं लगाएंगे। फाइन, तो हम दुनिया को बहुत स्टील बेचते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, भारत में ना स्टील के दाम काफी बढ़ गए। तो फिर भारत सरकार को लगा कि यार ये स्टील बहुत बाहर जा रहा है, इससे यहां पर सप्लाई कम हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि बाहर ना बिके। एक काम करते हैं, ये जो बाहर बेच रही है टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एक काम करते हैं कि इन पर स्टील, इनके बाहर बिकने वाले स्टील पर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। तो जो अब ये 100 रुपए का स्टील बाहर बेचते थे, इस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते। तो अब 120 में बेचेंगे तो 120 में बाहर के ग्राहक बहुत कम होंगे, तो फिर इन्हें मजबूरन भारत में ही बेचना पड़ेगा। तो जब ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाएं कि भारत में किसी कमोडिटी की कमी हो जाए या कोई वस्तु बहुत महंगी हो जाए, तब भारत सरकार एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाती है एज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन, आम प्रक्रिया में नहीं। आम प्रक्रिया में तो किस पर टैक्स लगता है? जब भी कोई बाहर से भारत में वस्तु बिकने आती है। जब कोई भारत की वस्तु बाहर बिकती है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और उस पर आम तौर पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार चाहे तो परिस्थितियों को देखकर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को ही हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ उदाहरण हैं। फिर डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बिल्कुल इनडायरेक्ट का उल्टा। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा था? इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग एंटिटी पर था। डायरेक्ट में पता है क्या होगा? एक ही एंटिटी पर इंपैक्ट और इंसिडेंस रहेगा, सेम एंटिटी। जैसे इनकम टैक्स, मैं आमदनी कमा रहा हूं ना, मेरी इनकम है, तो किसकी जेब से जाएगा? किसे इंपैक्ट होगा? दर्द होगा, मुझे होगा। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नोटिस किसे भेजेंगे? मेरे मम्मी पापा को बोलेंगे क्या? नहीं, मुझे ही आएगा। और मुझ पर क्या है फिर टैक्स का? इंसिडेंस। मेरी ही जिम्मेदारी है टैक्स ऑफिस में टैक्स जमा कराने की, और मेरी ही जेब से जाएगा। क्योंकि मेरी जेब से जा रहा है तो मुझ पर टैक्स का इंपैक्ट है, और मेरी ही जिम्मेदारी बनती है गलत सही की, तो मुझ पर क्या है? मुझे ही जमा करना है इनकम टैक्स ऑफिस में, तो मुझ पर क्या है? टैक्स का इंसिडेंस, सेम एंटिटी पर। सच ए टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम एंटिटी पर हो, सच ए टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। कुछ उदाहरण, इनकम टैक्स, जैसे एक व्यक्ति इनकम कमाता है उस पर इनकम टैक्स देता है, ऐसे ही कंपनीज जो होती हैं वो मुनाफा कमाती हैं और उस पर वो इनकम टैक्स देती हैं। जो कंपनीज अपने मुनाफे पर इनकम टैक्स देती हैं उसी को हम कहते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स। कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 करोड़ का मुनाफा कमाया तो उस पर वो इनकम टैक्स भरेंगी, उस इनकम टैक्स को हम कहते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स। ये भी एक डायरेक्ट टैक्स ही है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, क्योंकि रिलायंस को मुनाफा हुआ है तो रिलायंस के अकाउंट मैसेज आएगा, कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे ही मैसेज आएगा कि आके मिलो, राइट। सो दीज आर
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली कुछ क्लासेस में फिस्कल पॉलिसी को और आगे बढ़ाएंगे और डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का अंतर देखेंगे। फिर कैपिटल रिसीट्स पर जाएंगे कि सरकार कैपिटल रिसीट्स में कैसे उधारियां लेकर कमाती है, क्या बेच के कमाती है। फिर खर्चों पर जाएंगे कि सरकार के रोजमर्रा के खर्चे क्या हैं, सरकार क्या इन्वेस्ट करके नया हाईवे बनाती है, कितना इन्वेस्ट करती है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जैसे एक बहुत आम बोलचाल की भाषा में टर्मिनोलॉजी फेमस होने लगी है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। इन सब बातों पर आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।